cineinc.com। हेलो, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त हम मौजूद हैं हैरो ऑन द हिल। ये बहुत ही मशहूर इलाका है लंदन का। और ये जो चर्च आपने देखा है, इसके बारे में कहा जाता है कि 11वीं सदी में इसका कंजर्वेशन हुआ। सोचिए कि 11वीं सदी से ये इमारत किसी न किसी शक्ल में एक चर्च की हैसियत से यहाँ मौजूद है। इसकी कहानी थोड़ी सी ज़रा सा और जान लेते हैं कि आखिर है क्या। इसी हैरो ऑन द हिल के मशहूर चर्च के साए में मौजूद हैं सनम अरोड़ा। निसाओ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये चेयरपर्सन है। निसाओ क्या चीज़ है? NISAU नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड अलुमनाई यूनियन यूके है। ये यूके की सबसे बड़ी एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। हमने ये करीब से 6 साल पहले शुरू की थी। इसकी स्थापना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरू हुई थी, जहाँ की मैं उस टाइम पे छात्र थी। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये जर्नी शुरू हुई और आज हम मोर दैन 30 यूनिवर्सिटीज़, 30 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा में हमारी प्रेजेंस है। यूके में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं या और कहीं से आते हैं, जो PIOs होते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और अब हमारी प्रेजेंस यंग प्रोफेशनल्स में भी काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे हमारे अलुमनाई ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे बस रहे हैं, कुछ इंडिया चले जाते हैं, कुछ यूके रहते हैं, तो हम उन सब का ध्यान रखते हैं, उनकी बातें रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये भी पता है सनम के आप यहाँ पे कुछ जो इंडिया से मशहूर लोग आते हैं या जो प्रोमिनेंट लोग हैं या जिनकी बातें सुननी चाहिए लोगों को, उनके साथ में कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज करती हैं। उन लोगों को बुलाती हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उनके साथ में। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, किन किन लोगों के साथ में आपकी बातें होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसलिए कि फिर मैं जो मेरे सवाल हैं, जो ऐसे सवाल हैं जो शायद परेशान करने वाले भी हों किसी हद तक आपके लिए, उनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। लेकिन ज़रा सा इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि आप किस तरह के लोगों से मिलती हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब तरह के लोगों से मिलते हैं। हमारा फॉरमोस्ट एक हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी दायरे में हर पर्सपेक्टिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सो कॉल्ड इस तरफ का पर्सपेक्टिव हो, उस तरफ का पर्सपेक्टिव हो। हर तरह की बात हम सुनते हैं और उस हिसाब से हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आते हैं, जिनके हम कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने स्वामी रामदेव जी को होस्ट किया है पिछले साल इंटरनेशनल योगा डे पे। स्वामी रामदेव हमारे ऑनररी फेलो हैं। उसी तरह से हमने राहुल गांधी जी को होस्ट किया है, जो कि दूसरे एंड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे कहा जा सकता है। उस प्रोग्राम में मैं मौजूद था LAC में, जो राहुल गांधी का इंटरव्यू हुआ था। मुकुलिका बनर्जी थी, आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया था और फिर मुझे याद है वो। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ में। जी बिल्कुल, हम श्री रविशंकर जी से लेके शबाना आज़मी जी, जावेद अख्तर जी, शशि थरूर जी। अब देखिए, यहाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा जान लेना ज़रूरी है कि इन सब लोगों से जब आप मिलती हैं तो इनके साथ में कुछ यहाँ जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं भारत से आए हुए, उनकी बातें उन तक पहुँचाती हैं, उनके लिए कुछ काम, जैसे क्या? जैसे मैं आपको बताऊँ, 2014 से हर साल हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इनवाइट पे इंडिया जाते हैं और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जो यंग इंडियन डायस्पोरा है, उसके कंसर्न्स क्या हैं और उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, वो हम जाके इंडियन गवर्नमेंट को दे के आते हैं। 2014 में जब सुषमा जी यहाँ आई थी, रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, तब हमारी सुषमा जी से मुलाकात हुई थी, तब हमारी सारे ऑफिशियल से मुलाकात हुई थी। तब से लेके हर साल हम सुषमा जी, प्रकाश जावड़ेकर जी जो HRD मिनिस्टर हैं आजकल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो सुषमा स्वराज जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल VK सिंह, इन सबको हम डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दे के आते हैं बेस्ड ऑन यहाँ जो ठीक है। अब थोड़ा सा ज़रा एक एक करके बहुत काम की बातें करते हैं। मुझे पता है कि आपने ये अप्रैल 2019 में कोई सर्वे, कुछ इस तरह का एक स्टडी कराई। आपके जो मेंबर्स हैं या जो दूसरे स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए पढ़ते हैं, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, जो यंग लोग हैं, नौकरी के लिए यहाँ UK में आए हुए हैं,
और उसमें आपने कुछ एक लिस्ट बनाई, मैं उसकी प्रेस रिलीज़ देख रहा था जिसमें कि ये है कि उन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर की है जी। और आपने अपनी एसोसिएशन की तरफ से, आपकी जो यूनियन है उसकी तरफ से उसको जारी भी किया है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पे रहने वाले भारतीय मूल के जो छात्र छात्रा, तुलबा व तालिबात स्टूडेंट्स हैं, क्या है वो कंसर्न्स? तो जो कंसर्न्स मोस्ट ऑफन सबसे ज़्यादा सामने आए हैं वो ये हैं कि एक तो सबको अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत चिंता है, और ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जिस हालत पे पहुंच चुकी है वो हम सबको पता है। पर यहाँ के स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि उन्हें एक डबल नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं, अब सबको पता है कि पूरी दुनिया में एक एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट चल रहा है, एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट कुछ हद तक कहा जा सकता है। बहुत मेजर देशों में, यूएस में, यूके में काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो कि एक फाइंडिंग थी हमारी रिपोर्ट की। और उसी से लिंक्ड ये बात है कि यहाँ पे यूके में पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स की, जो इंडियन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही रही है कि यहाँ उन्हें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हटा दिया गया है, जिस वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो अब आप देखें कि जब यहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो वो कहते हैं चलो हमें यहाँ से गए। वो जब तक वापस जाते हैं तो जो थोड़ी बहुत, अब अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बढ़ रही है, तो जो थोड़ी बहुत जॉब्स वहाँ हैं वो कैंपस रिक्रूटमेंट में जा चुकी होती हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ना हम यहाँ के रहे ना हम वहाँ के रहे। सनम अरोड़ा, आपने जिन कंसर्न्स की तरफ इशारा किया, मैं तफसील से उन पे बात करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताइए कि कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं। जैसे मैं देख रहा था कि उसमें लोगों को इस बात की भी परेशानी है, इस देश में रहने वाले जो नौजवान लोग हैं, भारतीय मूल के स्टूडेंट्स, के जो एक कम्युनल माहौल है देश में, जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ फ़िक्र है। वो किस तरह की फ़िक्र है? वो फ़िक्र जो है वो हमें, मतलब हमने समराइज़ जब उसे किया तो उसमें था कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट जो राइजिंग कम्युनल टेंशन है, जो एक राइजिंग माहौल कम्युनल टेंशन कहाँ पे है? भारत में एक माहौल बन रहा है, या एक परसीव्ड माहौल ज़रूर बन रहा है कि रिलीजन के नाम पे लोगों में दायरे, फासले बढ़ रहे हैं। ये इस चीज़ को लेके काफ़ी यंग लोगों ने बहुत कंसर्न जाहिर किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया, वही बात है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिस इंडिया में हम लोग पले बड़े हैं, उस इंडिया में हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई सरदार है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है। और उस माहौल में जब आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग बहुत बार स्टूडेंट्स ने साइट की, यंग प्रोफेशनल्स ने बहुत बार साइट की कि जो मॉब लिंचिंग है, और खासकर उस बात को लेते हुए, और एक पूरा ये जो माहौल क्रिएट कर दिया गया, बहुत लोग समझते हैं कि शायद ये इलेक्शंस के चलते माहौल क्रिएट कर दिया गया है, या एक ज़्यादा उसका शोर मचाया जा रहा है पोलराइजेशन करने के लिए। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब समझते हैं, बट मुद्दा ये है कि ये किसी को पसंद नहीं आ रही है ये बात, खासकर हम जैसे लोगों को, जो कि फोकस, हमें क्या फोकस चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे को जॉब्स दो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो, हेल्थ केयर लाइए, एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स हमारे मर रहे हैं उनका कुछ करो। ये नहीं कि तुम हिंदू, मैं मुस्लिम, तुम सिख, मैं ईसाई, क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स। ये इस बात को लेके स्टूडेंट्स ने बहुत इमोशनल तरीके से हमें रिस्पॉन्सेस दिए। सनम अरोड़ा, जिस तरह की खबरें भारत से मिलती हैं कि इलेक्शन में तो जो कम्युनल हारमोनी वगैरह है वो तो एक तरफ उठा के लोगों ने रख छोड़ी है, किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है, इसकी यहाँ पे फिक्र रहेगी यंग लोगों में, नौजवान लोगों में जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल, बहुत फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है, क्योंकि ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं जब आप अपने घर से दूर होते हैं, जियोग्राफिकली आप काफ़ी दूर हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, या आप ज़्यादा नज़र रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हमने देखा है कि अब यहाँ जितने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं, ज़्यादातर उन्होंने बहुत नज़र रखी हुई है, और आजकल ट्विटर, फेसबुक की वजह से इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, तो कोई छुपाए कितना छुपे, सबको पता लग जाता है। और जब असल बात तक आप पहुँच जाते हैं, कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब बकवास है, दैट इज़ द वन लाइन। और उनको एक तो ये है कि क्या है, ये क्या सब बकवास है, मैं समझा नहीं। ये जो कम्युनलाइज करके वोट्स मांगे जा रहे हैं, या रिलीजन के नाम पे वोट्स मांगना, जो कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्चुअली वायलेशन है, उसको लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी, और यंग प्रोफेशनल्स में काफ़ी एक एंग्जाइटी है, काफ़ी वो कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो क्या इंडिया इंडिया रहेगा, ये इस चीज़ को लेके काफ़ी डर है। और जो इंडिया की इमेज यहाँ पे निकल के आती है, इसलिए कि अब तो आप काम भी करती हैं जी। तो क्या इस तरह के सवाल उठते हैं कि भाई ये किस तरह का इंडिया है, जो मॉडर्न इंडिया है, जो जहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये मॉब लिंचिंग की तरफ आपने इशारा किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं, आपको ऐसा लगता है कि
जो भारत की इमेज है उस पर कहीं ना कहीं असर होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मॉब लिंचिंग को लेके तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इज़ इट सेफ़ टू गो देयर। जाहिर सी बात है, अगर कोई नॉन इंडियन मॉब लिंचिंग के बारे में पढ़ेगा तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो टूरिज़्म पे काफ़ी इम्पैक्ट है इस चीज़ का इंडिया में। यानी आपसे किसी ने पूछा ये? बहुत लोगों ने पूछा क्या? मुझसे, इज़ इट सेफ़ टू गो देयर। ये एक सवाल है। पहले ये सवाल सिर्फ फीमेल सेफ्टी तक रिस्ट्रिक्टेड था, कभी कोई मर्द नहीं आपसे ये बात पूछता था कि इज़ इट सेफ़ टू गो देयर। अब अनफॉर्चुनेटली हर बंदा ही पूछना शुरू हो गया कि इज़ इट सेफ़ टू गो देयर। आप जवाब देते हैं कि भाई उतना ही सेफ़ है जितना तुम नीजडन चले जाओ यहाँ। ये बड़ा एक अजीब सा मामला है कि मतलब भारत का नाम बार बार सुनते थे कि उन देशों में शायद आ जाए जिसमें कि एक रिलैक्सेशन का प्रोग्राम है, और उसमें आप खुद ही बताइए कौन कौन से मुल्क शामिल हैं जिसमें भारत नहीं है? उसमें पहले तो कुछ एक साल पहले तक हाँ चाइना नहीं था, बहरीन भी है, पर अब कंबोडिया भी है, 2 बार लिस्ट रिवाइज हुई है पिछले एक साल में, और मॉरिशस भी है, और चाइना भी है, और कतर भी है, बहरीन ब्राज़ील भी है। ऐसे देश हैं जो मतलब हमारे ब्रिक्स कहा जाता है। तो ब्रिक्स के ऑलमोस्ट सारे ही देश हैं हमको छोड़ के। सनम अरोड़ा, इस लिस्ट में होने ना होने का क्या मतलब है? जी पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम इस लिस्ट में कभी थे ही नहीं। हम शुरू से ही हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं अनफॉर्चुनेटली। और पिछले साल काफ़ी हो हल्ला मचा था जब चाइना जैसी कंट्रीज़ को लो रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया था और इंडिया को नहीं डाला गया था। तो स्टूडेंट्स में ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि क्या इससे हमारा कुछ नुकसान हुआ है, क्या हम वर्स ऑफ हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हमने एडवाइजरी भी जारी की थी इस बारे में। लेकिन ख़राबी क्या हुई है? कुछ ख़राबी तो हुई है। ख़राबी हुई है, हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग एक रिलेशनशिप है यूके और इंडिया के बीच में, जिसका कि एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो बार बार जब यूके ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटी चीज़ें करके, कहते हैं ना कि इंजरी पे इंसल्ट और डाल दी, वो वाली बात हो रही है। तो थोड़ा करके जब चाइना को डाल सकते हैं। मैं यहीं पे था अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे जब आए तो सब लोगों ने कहा कि साहब इस इशू को ज़रूर उठाइए, और बार बार मैं तो एज ए जर्नलिस्ट हमें ब्रीफ भी किया गया, हमारे सामने ख़बरें भी आई और उनमें ये था कि मोदी जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा लिया है उन्होंने इस इशू को। टेरेसा मे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सामने रखा, और जल्दी भारत का नाम भी उस लिस्ट में आएगा और बहुत कंसेशंस मिलेंगे। लेकिन उसके बाद आपने कहा ना ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात, अप्रैल में वो आए और उसके बाद में जब जून में लिस्ट आती है सबको इंतज़ार था उसका, उसमें भारत का नाम कुछ नहीं था जी। और 2018 चला गया और अब तो 2019 है। लेकिन ये कि वो बात अपनी जगह ख़त्म हो गई और शायद भारत का नाम उस लिस्ट में आए भी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रही थी कि यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों के साथ बात करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, वीके सिंह आए, सुषमा स्वराज जी आई, XYZ 50 प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, इन सब लोगों ने मिलकर ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको अचीव करना था, बहुत सारे देशों ने अचीव भी कर लिया, वो नहीं कर पाए। मतलब ये क्या इन्फ्लुएंस है? आई एम सॉरी टू से, ना आपका इन्फ्लुएंस है ना भारत सरकार का मुझे कहीं इन्फ्लुएंस नज़र आता है। ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बात पकड़ी है, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो चुका है स्टेक होल्डर्स में भी, जो 6 साल से लगे हुए हैं इस चीज़ के पीछे के स्टूडेंट वीज़ाज़ पे रिलैक्सेशन हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वापस लाया जाए, थोड़ा ढंग का फ्रेमवर्क बने वीज़ाज़ का, और स्टूडेंट्स में भी, और उसका रिज़ल्ट देखें कि। लेकिन इसमें 2 बातें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि वाइडर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। वाइडर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये है कि यहाँ ब्रेक्सिट हो गया है, और वो भी हो रहा है। वो कब होगा, एक्चुअल में क्या होगा, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। बाकी ब्रेक्सिट क्यों हुआ है? ब्रेक्सिट इसलिए हुआ है क्योंकि एक बहुत ही राइट विंग आइडियोलॉजी है जो फ्रूएशन पे आ गई है, जो कि पूरी दुनिया में ही है काफ़ी तक, ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कि माइग्रेंट्स हमारे जॉब्स ले लेते हैं, दे कम एंड स्टील आवर जॉब्स। अब उसके चलते जहाँ जो कंट्री यूरोपियन यूनियन छोड़ रही है, ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वीज़ाज़ रिलैक्स कर दें, इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपेक्टेशन इस बैकड्रॉप में। लेकिन बाकी एक बैकड्रॉप है उसकी। हाँ। और मैं याद दिलाऊं, मैं लोगों पे नज़र रख रहा हूँ इसलिए कि मैंने तो यहाँ कई MPs और मिनिस्टर से बात की, जी, जी। उसको रेस किया इस इशू को, और उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं, साजिद जावेद जो होम सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं यहाँ के, वो बहुत नरम दिल हैं। भारत और पाकिस्तान के हवाले से पता चला वो शायद सबसे ज़्यादा सख्त दिल है जब इंडियन पाकिस्तान से आने वाले लोगों की बात आती है। अनफॉर्चुनेटली उन पर ये एलिगेशन है, खैर कि वो कुछ नरमी आएगी, वो हुआ नहीं। लेकिन ये सुनने में आता है कि ब्रेक्सिट
की वजह से शायद भला हो जाए भारत से आने वाले स्टूडेंट्स का, इसलिए कि जो यूरोप से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कम होने वाली है। और इसलिए कम होने वाली है क्योंकि यहाँ जो ग्रांट्स मिलती हैं यूरोप की तरफ से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी स्टूडेंट्स को। तो शायद हो सकता है कि यूरोप से स्टूडेंट्स ना आएँ और इस देश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्टूडेंट्स बाहर से हर हालत में चाहिए, नहीं तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चल भी नहीं पाएंगी, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हो सकता है इस बहाने शायद कुछ कंसेशंस मिले। ये बात बिल्कुल ठीक है। और कुछ महीने पहले यूके गवर्नमेंट ने अपना हायर एजुकेशन पॉलिसी वीज़ाज़ को इंक्लूड करते हुए रिलीज़ की थी, जिसमें ये अंदेशे ज़रूर थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड ब्रेक्सिट के बाद हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नॉन स्टॉप एंट्री, अनकंट्रोल्ड एंट्री यूरोपियंस की कंट्रोल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नॉन ब्रिटिशर्स के लिए, जो चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो कोई और हो, इंडियन हो वगैरह, हो जाएगा। लेकिन फिर भी पिछले कुछ 4-6 महीने में कंसेशंस निकल के आए हैं। जैसे कि जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन वाले भी, वो शायद 6 महीने तक यहाँ रुक के नौकरी ढूंढ सकते हैं। और जो पीएचडी करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 साल तक उनको मोहलत इस बात की है कि शायद वो जॉब ढूंढ सकते हैं। ये खबर किस हद तक सच है, जरा बताइए। ये खबर बिल्कुल सच है, पर इसमें क्या एक्चुअल चेंज है वो देखना ज़रूरी है। जो पीएचडीज़ वाली खबर है कि वो 1 साल रुक के जॉब ढूंढ सकते हैं, वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल वेलकम है, अच्छा मूव है। फाइनली हम लोग, यहाँ पे कहा जाता है कि बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट पे फोकस करना है। वो काफ़ी टाइम से रिच एंड द रिचेस्ट चल रहा है, पर अब अंदेशे हैं कि इस पीएचडी वाले मूव के साथ वो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पे फोकस थोड़ा वापस आ रहा है। पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको 4 महीने तो वैसे ही मिलते थे, तो 4 से 6 हो गया है। ये कोई एकदम से 0 से 6 नहीं हुआ है, ये 4 से 6 हुआ है। तो 2 एक्स्ट्रा महीने में आई एम नॉट श्योर कि स्टूडेंट्स कितना कर पाएंगे। इनफैक्ट दैट्स द फीडबैक वी आर गेटिंग कि मुसीबत ये नहीं है कि उनको सिर्फ 4 महीने मिल रहे हैं, मुसीबत ये है कि जैसे ही वो एम्प्लॉयर को फ़ोन पे बताते हैं या अपनी एप्लीकेशन में डालते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे वीज़ा चाहिए होगा, वहीं पे आपकी बात ठप हो जाती है। तो द पॉइंट इज़ कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये एक इनफॉर्मल डिक्टेट है एम्प्लॉयर्स को? क्या एम्प्लॉयर्स पे इतनी बंदिशें डाल दी गई हैं कि वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसिडर ही नहीं कर पाते हैं? ये मसला है। अब आप उसके 4 महीने दे दें उसको ढूंढने के लिए या 6 महीने दे दें, मैं मुझे आपकी बात से ये लॉलीपॉप समझा, लग रही है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा, नहीं, पीएचडी वाले से होगा, पीएचडी वाले से कुछ इससे उतना नहीं। लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि वो क्या होगा जिसकी वजह से जो इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से खुश हो जाएं। यानी मिसाल के तौर आपका भी एक चार्टर होगा, आप भी लोगों से बात करती हैं उन स्टूडेंट्स से जी। और जो यहाँ यंग लोग प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? बशीर बदर का शेर सुना देता हूँ। मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूँ, अगर एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। क्या बात। अगर मेरे हाथ में वो निज़ाम आ जाता है तो मैं कहूँगा कि ये जो सनम अरोड़ा मांग रही हैं इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए। वो जैसे क्या 4 चीज़ें हैं जो आप लोग चाहते हैं? जी, एक तो हमारा इनफैक्ट इस बारे में मैं आपको बता दूं, आपको बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ 6 महीने से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ अपने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का बेनिफिट लेते हुए यहाँ के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। उसका हम हर साल एक कैंपेन चलाते हैं कॉल्ड माई वोट मैटर्स, जो हम अभी इंडियन इलेक्शंस के लिए भी चला रहे हैं। खैर बहरा हम वो इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम वोट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो हम एक माई वोट मैटर्स करके कैंपेन चलाते हैं जब भी जनरल इलेक्शन वगैरह होते हैं, या जैसे ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ था तब भी। तो उसमें हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं, हमारा एक यूथ मैनिफेस्टो, स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनता है। तो उसी के अंदर हमारी मेन डिमांड्स हैं। सबसे पहला तो ये कि एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, एक कंट्रोल्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का वापस लाया जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि उन्हें जॉब ढूंढने का मौका नहीं मिलता, चाहे वो 4 महीने हो 6 महीने हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में जॉब ढूंढने का मौका चाहिए। और मैं उसे जॉब भी नहीं कहूँगी, क्योंकि रिपीटेडली बार बार हमें स्टूडेंट्स एक बात क्लियर करते हैं कि देखिए हम जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें जाना वापस ही है, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमें चाहिए इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस। अगर हम 15-20 हज़ार पाउंड पर एनम लगा के यहाँ आ रहे हैं सालाना खर्चा करके 20 लाख 25 लाख रुपए पर साल का, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ तो ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस मिले, जिसको हम वापस जब जाएं तो लोकल लेबर मार्केट में हमारी कुछ यूएसपी हो। तो एक तो ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अगर आप वो विश ग्रांट कर सके तो वापस ले आएँ। दूसरा ये है कि मैं स्वामी बाबा रामदेव से ही बात कर सकता हूँ, जिनको आपने यहाँ बुलाया था।
बाबा रामदेव कि के तो शायद यूके उनका से कुछ असर हो। या एक सुना है कुछ साध्वी नाम की महिला भी हैं जो शराब दे देती हैं और लोगों की दुआएं भी पूरी करा देती हैं। खैर उसको छोड़ देते हैं, मैं बहक रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक की नहीं, तरफ बट जाए। मैं आपको उस बात पे भी मैं कमेंट कर दूँ, हाँ बताइए। वो बहुत गलत बात है, वो बहुत गलत बात है। और जो उस पर हम एक बात कहेंगे कि अगर आप मैम क्लेम कर रही हैं कि मेरे मेंटल स्टेट ठीक नहीं है क्योंकि मुझ पर बहुत टॉर्चर हुआ है, इसलिए मैंने एक मार्टियर्ड इंडियन ऑफिसर के बारे में, हमारे आईपीएस के बारे में ऐसी बात बोल दी है, तो फिर आप फिट नहीं हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। फिर आप इलेक्शंस क्यों कंटेस्ट कर रही हैं? अगर आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कि आप फिट हैं। अगर आप फिट हैं तो मैंने सुना था कि आप बेल पे हैं हेल्थ कंसर्न साइट करके, तो फिर आपकी बेल जब्त कर लेनी चाहिए, उसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो आप मैडम जेल जाइए, अपना ट्रायल पूरा करिए। तो ये जो एक राउंडेड सर्कल है, ये ज़रा अगर ये गुत्थी सुलझा दी जाए इलेक्शन से पहले तो अच्छा होगा। बाकी बहरहाल ये भी सवाल सोचने का है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स जो है यूके का, जो कि 100 से ज़्यादा सालों से चलते आ रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक है इस कंट्री का, उसमें से अब बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसर, जो एक फुल टाइम ऑफिसर पोस्ट होती है डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो हटा दिया जा रहा है। ये बहुत मसले की बात है, ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक बुरी बात बात है। बहुत बुरी बात है। NUS नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी डेट में है, उस वजह से ये एक इम्प्लीमेंट की जा रही है चीज़। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि एक ही तो ऑफिसर था जो NUS स्टूडेंट्स की तरफ से एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात रखता था, आप उसको भी हटा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़, जहाँ मुझे 2015 में ऑस्ट्रेलिया से एक इनवाइट आया था हमारे नीसू के निसाओं के बारे में, जो हम यहाँ काम करते हैं, उसको बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से हम काम कर रहे थे उस समय भी। तो वहाँ हम गए तो वहाँ पता लगा कि वहाँ CISA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जो काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। वहाँ मतलब उनका होम स्टूडेंट्स का तो है ही है, साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकायदा जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट उसे फंड करती है, हेल्प करती है। तो अब आप सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो एकमात्र सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसर है उसको भी हटा रहे हैं। हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम एक पेनी भी चार्ज नहीं करते हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते अपनी सर्विसेज के लिए, जो हम लोग कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स पे रिलाई करते हैं या इवेंट्स बेस्ड स्पॉन्सरशिप हम कर लेते हैं। हमें तो 1 रुपया कहीं से नहीं मिलता। मुझे गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, और गवर्नमेंट यहाँ की जो कर रही है वो भी ज़रूरी है, वो हम जैसे लोगों का काम है जो यहाँ रहते हैं कि इस गवर्नमेंट को प्रेशर में रखें, उनसे सवाल करें। मैं इतना कह सकता हूँ, सेनेंग की तरफ से हम ये वीज़ा वाले मामले पे बहुत लोगों से बात की थी यहाँ पे, और आगे भी उठाएंगे, क्योंकि आपने पहली बार, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। मैं सच कहूँ कि मेरी आँखें खुली, जैसे ये आपने आखिर में जो बात कही मुझे नहीं पता थी। तो हम अपनी तरफ से जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो उठाएंगे, वो बात करेंगे, और भी लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो भारत की जो भी सरकार है, चाहे वो पिछली हो, अगली हो, जो भी हो, उसको भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में पढ़ने आते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कुछ उनको थोड़ा सा पीछे से प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैं सच कहूँ, आपकी बातें सुन के, और किसी से भी कोई भी जान सकता है इस बात को, कि उनको वो बैकअप हासिल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं मिलती इंडिया से, गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात का क्रेडिट करंट गवर्नमेंट को दूंगी कि और कुछ हो ना हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काम बहुत अच्छा किया है। खासकर सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज एक मदद नाम का पोर्टल शुरू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो भी उसमें हमारी काफ़ी रिकमेंडेशंस गई थी हर साल प्रवासी भारतीय दिवस पे, जिन्हें सुन लिया गया था, और लोगों की भी गई होंगी। मदद नाम का पोर्टल एक ग्रीवेंस पोर्टल है, तो स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं, अपना ग्रीवेंस लॉग कर सकते हैं, और उनको टाइमली रिस्पांस मिल जाता है काफ़ी हद तक। पर उसका टेकअप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। हमने भी पुश किया, बहुतों ने पुश किया। तो अब आप, लेकिन हमारी सुषमा स्वराज जी ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्टूडेंट्स को इस चीज़ से हेल्प मिली है। और ख़ासकर यहाँ जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है लंदन में, कॉन्सुलेट जनरल है एडिनबरा में, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, आप ये बात समझें, कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है डायरेक्टली, वो फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं। रात को 3 बजे मैंने हाई कमीशन के ऑफिसर्स को बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार उठाया है कि फ़लाने बच्चे के अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स, डैड पास अवे हो गए हैं या मॉम पास अवे हो गई हैं,
बच्चे का पासपोर्ट होम ऑफिस में है, यू नो रिन्यूअल के लिए गया हुआ है वीज़ा के लिए वगैरह वगैरह, उसे इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, रातों रात बंदे को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है और वो इंडिया पहुंच अच्छी बात जाता है। है। ये बहुत अच्छी बात है। पर इस चीज़ का अगर आप बताएं, अब हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनको ना पता हो कि निसाओं को कैसे रीच करना है, या वो ना हमारे अभी मेंबर बने हो, या कुछ और फलाना ढमकाना प्रॉब्लम हो, या वो कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ वो हमसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश ना कहीं ना कर पाए। कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिस्टम तब चलता है कि उसका एक पूरा स्ट्रक्चर हो, जिसको That's right. सपोर्ट मिले आगे That's से right. पीछे से। आपसे तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं सनम अरोड़ा। आपका नाम किसने रखा इतना खूबसूरत? ये एक्चुअली मेरे पापा ने रखा था। उन्हें काफ़ी, मुझे बताते हैं कि पुशबैक भी हुआ था कि इस नाम को बदलें, क्योंकि अरे? फिर स्कूल में बड़ा चिढ़ाया जाता क्यों? था। पर मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, तो थैंक यू डैडी। बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लवली, थैंक यू। cineinc.com